नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो पेपर 2 यानी कि साइकोलॉजी का है और वहाँ पर हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा, अभी तक आपने बहुत कुछ यूनिट 1 में पढ़ा है। यूनिट 1 जो है वो लेंथी बहुत ही है, तो और थोड़ा सा हार्ड भी है, फिर भी मैंने ट्राई किया है आप लोगों तक इजीली तरीके से समझाने के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है वो शैक्षणिक मनोविज्ञान के जो संस्थापक है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, शैक्षणिक मनोविज्ञान के जो संस्थापक है उनमें हमें 4 नाम देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 नाम है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट के बारे में आप सबने देखा था, मैंने उनके बारे में आपको संरचनावाद जब पढ़ाया तब आपको उसके बारे में बताया था। तो आपने संरचनावाद में विल्हेम वुंट के बारे में जान लिया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में बताती नहीं हूँ। ओके, उसके बाद आपने सिगमंड फ्राइड के बारे में भी देख लिया था, जो हमने अभी ही विश्लेषणवाद का जो सिद्धांत पढ़ाया था आपको, मनोविश्लेषणवाद का जो आपको सिद्धांत पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सिगमंड फ्राइड के बारे में बताया था। ओके, उसके बाद विलियम जेम्स के बारे में भी हमने देखा था जब मैंने आपको प्रकार्यवाद पढ़ाया था। तो प्रकार्यवाद में ही आपको विलियम जेम्स के बारे में भी बताया था। तो ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसलिए इस वीडियो में मैं उनके बारे में आज बात नहीं करूँगी। लेकिन ये जो नया नाम मिलकर आता है हमारे सामने, जो विल्हेम डिटे है, उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो ये तीन लोगों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आज हम देखने वाले हैं विल्हेम डिटे के बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। देखिए दोस्तों, विल्हेम डिटे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वो जर्मन के थे, यानी कि वो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ से क्वेश्चन अगर आ सके कि विल्हेम डिटे कहाँ के थे, तो विल्हेम डिटे कहाँ के थे, जर्मन के थे। ओके, वो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। एक जर्मन इतिहासकार भी थे। देखिए, जर्मन मनोवैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार भी थी, समाजशास्त्री भी थे और व्याख्यात्मक दार्शनिक भी थे। यानी कि उनमें इतने सारे गुण थे। वो इतिहासकार भी थे, वो मनोवैज्ञानिक भी थे, समाजशास्त्री भी थे, वो व्याख्यात्मक दार्शनिक भी थे। ओके, वे एक अनुभववादी मनोवैज्ञानिक माने जाते थे। देखिए, विल्हेम डिटे जो थे वो अनुभववादी मनोवैज्ञानिक के रूप में वहाँ पर माने जाते थे। ओके, उनके ब्रिटिश अनुभववाद तथा प्रत्यक्षवाद के केंद्र में ज्ञान मीमांसीय और सत्तामूलक मान्यताएं थी, जिनके माध्यम से जर्मन साहित्य तथा दर्शन विकसित हो रहा था। देखिए, जो दर्शन शास्त्र के जो पार्ट होते हैं उनमें आपने देखा होगा मीमांसा के बारे में आता है। दर्शन शास्त्र में जो सत्ता मीमांसा है और ज्ञान मीमांसा है, तो उनमें से जो ज्ञान मीमांसा और सत्तामूलक मीमांसा है उनमें उन्होंने क्या किया है, अपना योगदान दिया हुआ है विल्हेम डिटे ने। उनके द्वारा दिए गए प्रमुख स्कूल्स का मतलब होगा संप्रदाय। तो उनके द्वारा जो संप्रदाय दिए गए हैं उन संप्रदाय के नाम है महाद्वीपीय दर्शन और हेरमेन्यूटिक्स आदि। ओके, यहाँ पर आदि। ओके, तो देखिए, ये संप्रदाय थे, उनके संप्रदाय के नाम थे महाद्वीपीय दर्शन और दूसरा संप्रदाय था हेरमेन्यूटिक्स संप्रदाय। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं विल्हेम डिटे का जो मनोविज्ञान पर अध्ययन था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिटे का वह जो मनोविज्ञान पर अध्ययन था उसमें वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के संबंध में उन्होंने विचार किया था। देखिए, इन्होंने कहाँ पर विचार किया था मनोविज्ञान में, तो वर्णनात्मक जिसे हम डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी कहते हैं और विश्लेषणात्मक जिसको हम एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं, उसके संबंध में उन्होंने विचार किया था। व्याख्यात्मक मनोविज्ञान एक तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिक घटना का अध्ययन है। उन्होंने बताया कि व्याख्यात्मक जो मनोविज्ञान होता है वो एक तीसरे व्यक्ति यानी कि 2 पर्सन होते हैं उससे भी अलग, यानी कि तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से
मनोवैज्ञानिक घटना का क्या होता है, अध्ययन होता है, जिसमें कार्य कारण प्रणाली को शामिल किया जाता है। ओके, तो इन्होंने ये बात बताई कि व्याख्यात्मक मनोविज्ञान जो है वो क्या होता है, जो तीसरे पर्सन होता है, तीसरे पर्सन के दृष्टिकोण से उस मनोवैज्ञानिक घटना का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और जिसमें कार्य कारण प्रणाली को शामिल किया जाता है। ओके, जबकि वर्णनात्मक मनोविज्ञान एक अनुशासन है। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि वर्णनात्मक जो डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी एक अनुशासन है जो चेतना की जो संरचनात्मक साठगांठ में यह पता लगाने का प्रयास करता है कि विभिन्न प्रक्रियाओं में कैसे अभिसरण होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं डिठे द्वारा प्रकृति विज्ञान और मानव विकास के बीच का भेद बताया गया है। देखिए डिठे ने क्या किया है, प्रकृति विज्ञान और मानव विकास के बीच में एक भेद बताया है कि किस तरीके का दोनों में अंतर होता है, उसके बारे में बताया है। तो देखिए डिठे का विचार मानव विज्ञान के लिए एक उचित और सैद्धांतिक पद्धतिगत नींव स्थापित करना था। देखिए उनका विचार क्या था, डिठे का विचार था कि जो मानव विज्ञान है उन मानव विज्ञान के लिए एक उचित और जो सैद्धांतिक पद्धतिगत जो नींव स्थापित की जाती है, सैद्धांतिक तरीके से जो नींव स्थापित की जाती है उस तरीके से उस नींव को स्थापित करना था, जो प्राकृतिक विज्ञान के समान वैज्ञानिक हो। जो कैसा हो, ये जो मानव विज्ञान की जो नींव होती है वो कैसी होनी चाहिए, जो प्राकृतिक विज्ञान होती है उसके समान हो। ओके, तो ये उनका डिठे का विचार था। उनका मानना था कि सभी मानव अनुभव स्वाभाविक रूप से दो भागों में विभाजित होता है। यानी कि उनका मानना था कि जो मानव के अनुभव होते हैं वो मानव के अनुभव स्वाभाविक रूप से दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। दो भाग कौन कौन से, तो आसपास की प्राकृतिक दुनिया, यानी कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक दुनिया है एक भाग वो होता है, और दूसरा भाग ये होता है कि अनुभव की विशेषता, यानी कि आपको जो भी अनुभव होता है उस वातावरण में जो कुछ भी अनुभव होता है उस अनुभव की विशेषता, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, सभी मानव के अनुभव को स्वाभाविक रूप से समझ पाते हैं। तो डिठे ने ये बात बताई थी, प्रकृति विज्ञान और मानव विज्ञान, यहाँ पर विकास नहीं लेकिन विज्ञान होगा। ओके, तो मानव विज्ञान के बीच के अंतर में उन्होंने ये बताया था कि मानव विज्ञान है, अगर उसे समझना है तो मानव के जो अनुभव है उसे हम स्वाभाविक रूप से समझना चाहिए। अब मानव का जो अनुभव होता है वो स्वाभाविक रूप से हम दो बातों से समझ सकते हैं। कौन कौन सी, तो एक ये है कि हमारे आसपास की जो प्राकृतिक दुनिया है, यानी कि हमारे आसपास जो भी वातावरण है उन वातावरण से, और उन वातावरण में हमें जो कुछ भी अनुभव होते हैं उन अनुभव की विशेषता के आधार पर हम मानव विज्ञान को समझ सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के मॉडल की जगह मानव विज्ञान के लिए अलग मॉडल प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या किया, जो प्राकृतिक विज्ञान का जो मॉडल था उसकी जगह उसके विपरीत उन्होंने क्या किया, मानव विज्ञान के लिए एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया था। उनका तर्क था कि प्राकृतिक विज्ञान में हम कारण और प्रभाव या सामान्य और विशेष के संदर्भ में घटना की व्याख्या करते हैं। तो देखिए डिठे का मानना था कि उनका एक तर्क था कि हम जो प्राकृतिक जो विज्ञान होता है उसमें हम क्या करते हैं, कार्य कारण संबंध को खोजते हैं। यानी कि क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ तो किस वजह से हुआ। ओके, क्या हुआ यानी कि कौन सी घटना घटी और किस वजह से घटी, यानी कि कार्य जो घटना घटी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कार्य, और जिस वजह से वो घटना घटी है, ये जो घटना घटी उसे हम क्या कहेंगे, कार्य। अब ये घटना किस कारण से कैसे घटी, ओके, किसकी वजह से घटी, ये घटना जो घटी है वो किसकी वजह से घटी, उसे हम जानेंगे तो उसका जवाब हमें कारण मिलेगा। ओके, तो उन्होंने तर्क किया कि प्राकृतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, कार्य और कारण, यानी कि कारण का जो प्रभाव होता है, ये जो कारण है, ओके, किसकी वजह से, तो कारण की वजह से क्या हुआ, घटना घटी, तो जो कारण है वो कारण का प्रभाव यहाँ पर घटना पर पड़ा है। ओके, तो ये जो कारण और प्रभाव जिसे हम सामान्य और विशेष के संदर्भ में इस घटना को क्या करते हैं, व्याख्यायित करते हैं। ओके,
ये उनका तर्क था डिथे का। किनका? डिथे का। अब देखिए उन्होंने इसके विपरीत ही मानव विज्ञान में क्या बताया। देखिए ये प्राकृतिक विज्ञान की बात की, जब मानव विज्ञान में उन्होंने क्या बताया कि हम किसी भी एक भाग या पूरी घटना के विषय में समझना चाहते हैं। ओके, इसके विपरीत उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ यही नहीं, कारण और प्रभाव के बारे में ही हम नहीं जानते। इनका कहना क्या था? कारण और प्रभाव के बारे में ही हम नहीं जानते, लेकिन पूरी घटना को हम जानेंगे। कैसे हुई, कब हुई, क्या, किस तरीके से हुई, उसके पीछे कौन से रीज़न थे, उसके आगे अब क्या हो सकता है। यानी कि पूरी घटना के बारे में यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरी घटना के विषय में हम यहाँ पर समझते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मानव विज्ञान कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको प्राकृतिक विज्ञान और मानव विज्ञान के बीच में जो डिठे ने भेद बताया है, उन भेद के बारे में आपको पता चल गया है। फिर से मैं बता देती हूँ कि डिठे ने प्राकृतिक विज्ञान के बारे में क्या कहा कि प्राकृतिक विज्ञान है वो कारण और प्रभाव के बारे में ही जानता है, यानी कि जो भी घटना घटी उसके पीछे का रीज़न क्या है, और जो कारण की, जिस कारण की वजह से घटना घटी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में ही प्राकृतिक विज्ञान में बात की जाती है। ओके, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान में उसकी जांच की जाती है। लेकिन मानव विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। मानव विज्ञान में कारण प्रभाव की तो कारण और प्रभाव को तो जांचा ही जा सकता है, लेकिन उसके बाद ये भी जांच की जाती है कि वो घटना कब हुई, किस तरीके से, कैसे हुई, उसके पीछे रीज़न क्या था, उनका प्रभाव क्या पड़ा है, और अब आगे क्या होने वाला है। ये सारी बातें यहाँ पर मानव विज्ञान में हमें समझने को मिलती है। ओके, तो ये था डिठे का पूरा, हमने डिटेल्स देख लिया कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने मानव विज्ञान पर जोर दिया। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जो डिठे है उन्होंने जो शैक्षणिक मनोविज्ञान में उन्होंने अपना योगदान दिया है, उसमें उन्होंने मानव विज्ञान में मानव को केंद्र में रखा है। यानी कि मानव के विचारों को, मानव के अनुभवों को, मानव के आसपास की जो वातावरण है, उन सभी बातों को उन्होंने क्या किया है? इम्पोर्टेंस दी है। तो दोस्तों ये था डिठे के बारे में, थोड़ी सी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।